तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर दांते अकेले ही सारे के सारे मर्सनरी पे जैसे तैसे करके बाड़ी पर रही होता है। तो लिeutenant ये सब देखकर अंदर जाने का फैसला करती है, जहां पर वो अपने पावर जेट का इस्तेमाल करते हुए फौरन से दांते की बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। दांते उसे देखकर ही आसपास की चीजों को उसकी ओर फेंकने लगता है, लेकिन यहाँ पे लिeutenant बाकी मर्सनरी को एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर लेती है। और बस इसी मौके से फायदा उठाते हुए वो यहाँ पे फौरन से दांते के खिलाफ अपनी जिपर लाइन का यूज करती है, जो कि चाहे भले ही दांते काफी करीबी से डॉज तो करता है, मगर वो जिपर लाइन दांते के गले पे एक स्क्रैच डाल देता है। दांते जो देखकर बोलता भी है, अरे वाह तुम्हारा निशाना तो इतना भी बुरा नहीं है। लिeutenant आगे से इस बात से पूरे तरीके से सहमत होती है कि हाँ मेरे निशाने वाकई में इतने बुरे नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद ही तब कहीं जाके दांते को एहसास होता है कि हाँ यार वो दांते के बजाय उसके नेकलेस पे वार कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी रही है। लिeutenant टारगेट को अचीव करते ही फौरन से स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके यहाँ से खिसकने की करती है। वहीं पर हम लिeutenant को देख पाते हैं जो कि कैसे बिल्डिंग से छलांगे लगा कर जा रही होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो दांते को अपने पीछे नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद से वो दांते से काफी दूर आ चुकी है कि पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि अगले ही लम्हे में वो दांते को बिल्कुल अपने पास में ही पाती है। देखते ही देखते इनके बीच में एक दमदार किस्म का बुलेट्स का क्लैश देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों की बुलेट्स एक दूसरे पे जख्म का निशान छोड़ के काफी करीबी से गुजर रही होती है। पर दांते को क्या मालूम यहाँ पे जो लिeutenant है उसके खिलाफ गोलियां का इस्तेमाल कर रही है वो असल में एक एक्सप्लोसिव एंटी डीमन बुलेट होती है, जिस वजह से वह हमारे दांते के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते सारी फौरन से वहीं पे ब्लास्ट कर जाती है। ये सब देख के अब लिeutenant का शक यहाँ पे फौरन से यकीन में बदल जाता है कि दांते एक डीमन है, वरना तो ये बुलेट उस पे काम ही ना करती। और अब वक्त आ गया है कि इस पर्दे को वहीं पर फाश कर दिया जाए। तो हाँ यार दांते को एक्सपोज करने के लिए वो फौरन से उसके कपड़े जैसे ही फाड़ती है कि वो डीमन है या फिर नहीं। कि ये देख के यहाँ तक लिeutenant के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दांते के जिस्म पे कोई भी डेमोनिक निशान नहीं होते। उसे इतना ज्यादा हैरान देखकर दांते बोलता भी है, अरे हाँ यार मैं जानता हूँ मेरी बॉडी काफी ज्यादा खास है, अगर तुम वैसे ही देखना चाहती थी तो तुम बता भी सकती थी, इसके लिए कपड़े फाड़ने की क्या ही जरूरत थी। तो लिeutenant अब आगे से इसी बात से मुखातिब होकर बोलती है, अगर ये सच नहीं है तो फिर तुम आधे इंसान हो और आधे डीमन हो। और ये सुनकर दांते यहाँ से सभी चीजों से इनकार करते हुए कहता है कि मैं डीमन नहीं हूँ, और ऊपर से मैंने आज तक इतने ज्यादा डीमंस मारे हैं कि तुमने उतने डीमंस की कभी गिनती भी नहीं गिनी होगी। वो आगे बोलने ही लगती है, मगर दांते अब उसकी एक भी ना सुनता। वो फौरन से यहाँ पे अपने ब्लेड को लहराते हुए उसके वेपन के 2 टुकड़े कर देता है। लिeutenant यहाँ पे फौरन से दांते को स्किल को समझ लेती है कि अगर ये लड़की उसके थोड़ी देर और भी ज्यादा करीब रहेगी तो दांते उस पे भारी पड़ जाएगा। इसी वजह से लिeutenant यहाँ पे फौरन से दूरी बनाते हुए यहाँ से भागने की करती है। लिeutenant समझ अगर उसने दांते को हराना है तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ अपने हाई इक्विप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिeutenant यहाँ पे भागते भागते एक पाइप का सहारा लेके फौरन से नीचे स्लाइड करने लगती है। और अब दांते की बस हो चुकी थी, वो फौरन से उसी पाइप पे शूट करता है, जिस वजह से लिeutenant का संतुलन बिगड़ता है। और अब जैसे ही वो आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पे गिरने लगती है कि यहाँ पे दांते फौरन से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तब और फिर तभी दांते उसे दीवार से टिका के बोलता है, अब वक्त आ गया कि तुम मेरे सवालात का जवाब दो। ना दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर करता फिरूं, अगर दांते चाहता तो वो यहाँ पे लिeutenant की जान भी ले सकता था, लेकिन ये गलती अब दांते की उस पे आगे चल के बाड़ी भी पड़ेगी। खैर यार दांते उससे पूछता भी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक डीमन हूँ? ये बोलते हुए दांते यहाँ पे अपने नेकलेस को वापस रिट्रीव करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे नेकलेस से क्या मांगते हो? ना अब जैसे कि मैंने बोला कि दांते अगर चाहता वो उसका काम तमाम कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब दांते के नरम पड़ने की वजह से वो लड़की यहाँ पे इसी मौके से फायदा उठाते हुए अपने आप को दांते की पकड़ से छुड़ा देती है। और पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब हमें मालूम पड़ता है कि लिeutenant ने दांते को धोखा देने के लिए असल में एक ग्रेनेड को नेकलेस में बदला हुआ था। अब जैसे ही वो ग्रेनेड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है वो फौरन से वहीं पे एक्सप्लोड कर देता है। तो अब एक बार फिर से नेकलेस के साथ लिeutenant अब यहाँ से निकलने की कर दी है, जबकि इतने
बड़े एक्सप्लोजन के बावजूद भी हम देख पाते हैं कि दांते को घंटा कुछ नहीं हुआ था। दांते जब लेफ्टिनेंट का पीछा कर रही होता है कि इसी में उसे एक दरवाजे के अंदर से कुछ हलचल की आवाजें सुनाई देती है। दांते फौरन से दरवाजे को लात मारते हुए अंदर घुसता है, पर अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड को पाता है। और फिर तभी पीछे से चकमा देते हुए आती है कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट। वो यहाँ पे उसके खिलाफ शॉक बुलेट का यूज करती है और इसी शॉक बुलेट का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे दांते को पैरालाइज कर देती है। और कहानी तो यहाँ पर भी आके खत्म नहीं होती। लेफ्टिनेंट यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म का ड्रग भी हमारे दांते की गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। लेफ्टिनेंट यहाँ पर उससे इतना भी एक्सप्लेन करती है कि जब तुम दरवाजे को लात मारते हुए आए तुम्हें पता है कि तुम खुद किसके अंदर घुस चले आए। ये उसके बोलते ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में ये एक वार ट्रक होता है जिसके अंदर उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके हमारे दांते को ट्रैप कर डाला। ना दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताता चलूं, चाहे भले ही दांते उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस लड़की ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दांते पर बाड़ी पड़ गई। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं, लेफ्टिनेंट मैरी ने जब दांते को ड्रग दिया था तो इसी ड्रग के कारण उसने दांते की गर्दन के अंदर एक मिनी बॉम्ब को इंस्टॉल कर दिया है। इसका ये मतलब है अगर दांते उससे 1 मील की दूरी पे जाएगा तो वो बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा। इससे पहले कहानी आगे भी बढ़ती कि यहाँ पे हमें लेफ्टिनेंट मैरी का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी तरह तरह की डिमोनिक फिल्म्स देखने की वजह से मैरी के अंदर शुरू से ये शौक था कि वो डीमंस का खात्मा करके इंसानियत को बचाना चाहती है। और अगर हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैरी का फादर काफी ज्यादा सक्सेसफुल आदमी होता है अपने लाइफ में और अपनी करियर में। वो एक काफी ज्यादा अच्छा स्कॉलर होता है जो कि एंशिएंट मैजिक वगैरह पे ऑलरेडी रिसर्च भी करता होता है। तो इसी तरह मूवी से फारिग हो जाने के बाद जब ये लोग ट्रेन लेके घर जाने ही लगते हैं कि वहां पर उनका पीछा एक अनजान शख्स करने लगता है। और पैरों तले जमीन तो तक सकती है कि वो अनजान शख्स असल में इंसान तो होता ही नहीं है बल्कि एक डीमन होता है, जो सब देख के मैरी के फादर और मदर काफी ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से निकलने की ही करते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कि मैरी काफी ज्यादा अपसेस्ड होती है डीमंस को मारने के लिए, जिस वजह से वो यहीं पे रुक कर कहती है कि आओ डीमन, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। और वो डीमन जैसे जैसे उन पर टूट ही पड़ता है। वो यहाँ पे सबसे पहले मैरी को टारगेट करता है क्योंकि वही उसके रास्ते में आ रही थी। ये सब देख के उसका फादर इस कदर डर जाता है और उसे अपनी जान के इस कदर लाले पड़े होते हैं कि वो डर के मारे अपनी जगह से हिल भी ना पाता और मैरी को बचाने के लिए उसकी मदर को आगे आना पड़ता है। पर इससे पहले वो डीमन मैरी की जान को नोच भी पाता कि अचानक से एक ट्रेन बीच में से गुजरती है और वो इस डीमन को वहीं पे उड़ा के फेंकती है। मैरी की फैमिली जब ये जाके पुलिस को रिपोर्ट करती है तो कोई भी उसकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए और सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो अपनी जॉब को क्विट करके सिर्फ और सिर्फ इन डीमंस की पावर को अपनाने के लिए रिसर्च शुरू कर देता है। उसके रवैये में भी काफी ज्यादा बदलाव हो जाते हैं। मैरी की मदर उस पे चिल्लाने भी लगती है कि तुम ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मैरी की मदर ऑलरेडी अंदर ही अंदर से अब कहीं ना कहीं उसके फादर को कसूरवार ठहराती होती है जब वो डीमन उनकी बेटी पे टूट आया था और उसके फादर ने डर के मारे कुछ भी नहीं किया था। और उसका फादर इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो काफी ज्यादा पावर को लेके obsessed हो गया होता है। वो बोलता भी है कि डीमंस अब हमारी दुनिया में एंटर कर रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा और वो मैं हूँ। और इसी छोटे से पास्ट के बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ये लोग अब अपनी वॉर मशीन में दांते को बंद करके वापस अपने हेडक्वार्टर ले जाने लगते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग लेफ्टिनेंट मैरी को एक अनजान किस्म की प्रोटोटाइप वेपन भी देते हैं, जिसकी ये खासियत होती है कि वो अपने यूजर के हाथ में खुद ही उड़ के चली जाती है। वहीं पर हम उसी वार ट्रक में दांते और एंजो को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। आगे से एंजो पूछता भी है कि मैंने तो सब किया जो तुमने कहा, आखिर मुझे क्यों बांध रखा है। ये सुनकर दांते बोलता भी है कि तेरी दूसरी सिपाही तो पहली वाली सिपाही से भी ज्यादा बेकार निकली जिससे हम रैकून सिटी में मिले थे ना। दोस्तों, अब यहाँ पर इस बात को गौर करो, उसने रैकून सिटी का जिक्र किया जो कि रेजिडेंट ईवल में हमें रैकून सिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर उसने मैरी लेफ्टिनेंट के लिए दूसरी सिपाही का वर्ड यूज किया है। मेरे ख्याल से पहली बारी में वो एडा वोंग से मिला था, जिसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल डोमिनेंट टाइप की है। तो इसी वजह से उसका एक्सपीरियंस दोनों लड़कियों के साथ काफी ज्यादा बेकार गया। पर मैं क्लियर करता फिरूं, एडा वोंग के साथ हमारे दांते का मिलना ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक फैन थ्योरी ही है। और इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना चहेता एनिमे
फ्रैंक। और अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दांते रैकून सिटी गया था और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक और डोमिनेंट वाली लड़की से हुई थी। अब वो लड़की कौन है ये तो हमें सीरीज में नहीं बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो रेजिडेंट ईवल में से एडा वोंग थी। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।